बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में हमने आपको बताया बेटा कि हर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 1 मिलियन। आपको बताया गया बेटा कि नेफ्रॉन को हम मानते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फिर मैंने आपको बताया कि जो नेफ्रॉन है ये डिफ्रेंशिएटेड होती है किसमें? ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। फिर डायग्राम बना दिया। अब हमें देखना है कि जो ग्लोमेरुलस है वो क्या है, फिर देखना है कि रीनल ट्यूब्यूल क्या है। बेटा ध्यान देना, लिखो, जो डायग्राम में बनवाया वही नोट कराऊंगा। ग्लोमेरुलस इज RULUS is bunch मतलब clustered, गुच्छा, bunch of 20 to 50, 20 से 50, 20 to 50 blood capillaries, CAPILLARIES, blood capillaries। लिख लिया? blood capillaries लिखना। Glomerulus is formed by fine branching in afferent arteriole, afferent arteriole। हो गया? चलो आगे लिखते हैं। अब बेटा हम लोग बात करेंगे रीनल ट्यूब्यूल की। ठीक बेटा ध्यान देना, जो रीनल ट्यूब्यूल है इसकी शुरुआत होती है बेटा, यहाँ पे आपने देखा था एक कप लाइक स्ट्रक्चर से। किससे होती है? कप लाइक स्ट्रक्चर से। डायग्राम में इसका नाम लिखा गया था बोमेन कैप्सूल। ये लिखा गया बोमेन कैप्सूल। बेटा बोमेन कैप्सूल में आपने क्या देखा कि जो एफरेंट आर्टरियोल आती है ये यहाँ पे ऐसे ग्लोमेरुलस बना देती है। यही हो गया ना? अब बेटा ये जो बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये बोमेन कैप्सूल, ये दोनों मिल करके बनाते हैं बेटा मैल्पीजियन कैप्सूल या रीनल कैप्सूल। इसे मैल्पीजियन कैप्सूल या रीनल कैप्सूल, ये स्ट्रक्चर बन जाता है। अब बेटा ध्यान देना, यहाँ पर ये मैल्पीजियन कैप्सूल बनेगा, फिर आगे हम बनाए डायग्राम में। मैं आपको बता दूँ, ये जो बोमेन कैप्सूल है इसमें ये अंदर वाली लेयर और ये बाहर वाली लेयर, दो के नाम हमें जानने हैं। जो अंदर वाली नाम है बेटा, इसका नाम है विसरल लेयर। जो बाहर वाली नाम है इसका नाम है पैराइटल लेयर। क्या होता है? पैराइटल लेयर। हो गया? अब ध्यान देना, अब यहाँ पर जहाँ पर अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे करके देखें
कि ये यहाँ से ब्लड छनता है तो वहाँ लेयर क्या होती है, आगे है पर मैं आपको बता दूँ। बेटा अगर इस चीज़ को हम यहाँ काट के देखें तो हमें सबसे पहले यहाँ दिखेगी ये बोमेन कैप्सूल की लेयर, और बेटा यहाँ हमें दिखेगी ये बिल्कुल क्लोज होती है, यहाँ दिखेगी एक ब्लड कैपिलरी जो गुच्छा आया हुआ है, और बेटा इसके बीच में हमें दिखेगी बेसमेंट लेयर। ठीक, तो ध्यान देना ये वाली जो मेम्ब्रेन होगी ये होगी ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम, ये है बेसमेंट, ये है बेटा हमारी पोडोसाइट सेल की लेयर, या पहले हम लिख लेते हैं विसरल लेयर। बेटा ध्यान देना, इसको देख के आपको एक चीज़ और याद आ गई होगी, लंग्स में मैंने बताया था गैसियस एक्सचेंज, वहाँ भी मैंने बताया था 3 लेयर, याद है, स्क्वामस, बेसमेंट और एंडोथीलियल। एक्चुअल में वहाँ प्रॉब्लम क्या थी बेटा, वहाँ ये एल्वेलाई थी, ब्लड कैपिलरी यहाँ बाहर थी, यहाँ ब्लड कैपिलरी अंदर है, इसलिए एंडोथीलियल यहाँ अंदर आ रहा है, वहाँ एंडोथीलियल बाहर आ रहा है, बस यही फ़र्क है। अब बेटा जो विसरल लेयर है इस पर अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा आप देखना थोड़ा सा ज़्यादा चल रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर हमें छोटे छेद मिलते हैं, ऐसे छेद मिलते हैं, जिन छेद से क्या होता है, इससे फिल्टर होने वाला मटेरियल से पार करके यहाँ पे चला आता है, यहाँ से चला आता है। अब सवाल है जो पोर है ना, ये पोर बनते कैसे हैं, ये पोर है, ये पोर बनते कैसे बेटा। अब आपको बताएं, आपने अपना पैर कभी देखा है? देखा है तो अच्छी बात है, आपका पैर आगे की ओर से चौड़ा होता है, फिर पीछे जाकर ये ऐसे एड़ी बन जाती है, ऐसे हो जाता है ना, यहाँ खाली है। अब इसके बगल बेटा जब यहाँ दूसरा पैर ऐसे रखा जाएगा, यहाँ तो यहाँ बीच में पोर बन जाएगा कि नहीं बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं पोडोसाइट सेल। क्या बोलते हैं? पोडोसाइट। अब एग्जामिनर आपको बेवकूफ़ कैसे बनाने की कोशिश करेगा, वो कहेगा पोर इन बोमेन कैप्सूल इज फॉर्म्ड बाय, सबसे पहला ऑप्शन होगा पोरोसाइट। मशीन लाया करो बेटा, तो पूछा जाएगा पोर इज फॉर्म्ड बाय, पहला ऑप्शन क्या होगा? पोरोसाइट। बच्चों क्या लगेगा? पोर और पोरोसाइट लगा दो आंसर। गलत बेटा, पोरोसाइट नाम की चीज़ मिलती है आपको, आपके सिलेबस में, इसीलिए कंफ्यूज होते हो। वो मिलेगी एनिमल किंगडम में, जो स्पॉन्जेस के अंदर ऑस्टिया बनाते हैं ना, वो पोरोसाइट होते हैं, पोर बनाते हैं। यहाँ पोडोसाइट, पोडो मतलब पैर, ये देखो पैर जैसा है ना, इसलिए से बोलते हैं पोडोसाइट। पोडिया मतलब पैर, ये सूडोपोडिया होता है ना, उसी तरह बेटा पोडोसाइट, पैर जैसी सेल, इसे कहते हैं पोडोसाइट। क्या बोलते हैं? पोडोसाइट। पोडोसाइट की वजह से क्या बनता है? पोर बन जाता है। हो गया। अब बेटा ध्यान देना, बोमेन कैप्सूल से जैसे हम बाहर निकलते हैं, हमें यहाँ पे एक मुड़ा हुआ भाग मिलता है जिसका नाम हमने रखा PCT, प्रेमचंद तलवार। क्या नाम रखा था? प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल। हो गया। प्रॉक्सिमल मतलब पहला, और यहाँ दूसरा जो मैंने डिस्टल बनाया था, याद है ना बेटा? ध्यान देना, प्रॉक्सिमल को अगर हम यहाँ ट्रांसफर सेक्शन काटें प्रॉक्सिमल का, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर ऐसे उभार होते हैं। ऐसे ये जो उभार होते हैं, इन्हें कहा जाता है बेटा माइक्रोविलाई। क्या कहा जाता है? माइक्रोविलाई। ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं किस समय? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ
वाटर और फिल्ट्रेट। हो गया? इधर देखना बेटा, अब ये पीसीटी लीड करती है एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर या यू शेप स्ट्रक्चर जिसे हम लोग कहते हैं हेनले लूप। क्या बोलते हैं? हेनलेज लूप, क्योंकि हेनले साहब ने खोजा था। उसके बाद आपको दिखेगा बेटा यहाँ से एक और कन्वलेशन जिसे हमने नाम रखा था DCT, इसका नाम रखा गया था हेनले लूप। बेटा नीचे जा रहा है तो इस आर्म का नाम है बिल्कुल से डिसेंडिंग आर्म, ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसका नाम क्या है? असेंडिंग आर्म। ये यू शेप स्ट्रक्चर क्या बन गया? लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप। लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप हो गया। बेटा ध्यान देना, अगर हम हेनले लूप को कट करें, इधर देखना, हेनले लूप को कट करें तो हमें यहाँ कोई भी उभार नहीं मिलता, कोई माइक्रोविलाई नहीं। और अगर यहीं हम DCT की को कट करें तो यहाँ पर भी हमें कोई उभार नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर भी कोई माइक्रोविलाई नहीं। यह PCT, यह है हेनले लूप, यह है। हो गई बात? अब बेटा एक बात बताते हैं आपको, इसका नाम PCT क्यों पड़ा, इसका नाम DCT क्यों पड़ा? क्योंकि वो पहले आया। मैंने आपको बार बताया था कि जैसे मैं यहाँ से चलता हूँ, जो पहले मिलेगा वो प्रॉक्सिमल, जो बाद में मिलेगा वो डिस्टल। दोनों कन्वलेशन है, दोनों कुंडली है, घुमाव है, लेकिन ये पहले मिल गया इसलिए प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल, ये दूर मिल गया इसलिए डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल। हो गई बात? अब आगे देखना, हम बात करते हैं हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर यू शेप जो हेनले लूप है, इसकी बात करते हैं। हेनले लूप का बेटा जो डिसेंडिंग आर्म है, अगर इसकी बात करें, इट इज़ परमेबल फॉर वाटर, वाटर इसके अंदर चला जाता है ब्लड के अंदर, और असेंडिंग आर्म इज परमेबल फॉर सॉल्ट, मतलब Na+, Cl-, K+, इन सब का। ठीक, अब एक बात आप देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, रीएब्जॉर्ब हो रहा है। और अगर कोई जानवर ऐसा है जो चाहता है कि हमारी बॉडी से पानी बाहर ना निकले, कंजर्व हो जाए, तो उसके बॉडी में हेनले लूप क्या होना चाहिए? लंबा होना चाहिए, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब हो रहा है ना बार बार। तो एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है किस एनिमल में हेनले लूप लंबा हो सकता है, ऑप्शन दिया रहेगा, आप 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें आप ध्यान देना जिसको पानी की कमी है, अर्थात जो पानी के कमी वाले इलाके में रहता है। डेजर्ट एनिमल्स लाइक कैमल, कैमल से भी तगड़ा होता है कैंगरू रैट, कैंगरू रैट। कैंगरू रैट के बारे में बता दें बेटा, कैंगरू रैट दो अलग अलग नहीं, एक ही प्राणी का नाम है। कैंगरू रैट डेजर्ट है, डेजर्ट एनिमल है, और कमाल की बात है पैदा होता है, मर जाता है, पानी नहीं पीता। वो आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना जानो एक्सक्रीशन वाले में कि वो पूरी लाइफ पानी नहीं पीता। सवाल है कि उसको पानी मिलता कहाँ से? उसके बॉडी में पानी आता है मेटाबॉलिज्म के दौरान जो बनता है, और वो जो सीड वगैरह खाता है उसमें जो थोड़ा बहुत पानी है, इसके अलावा उसको पानी का कोई सोर्स नहीं है। ठीक, तो ये डायग्राम आपने बना रखा है, बीच वाला, ये वाला और ये 3 बनाओ आप। तो जो पानी में जाता है ये ह्यूमन में जाता है या मेम्ब्रेन में? कौन? ये ब्लड में जाता है बेटा, इसके बगल ब्लड कैपिलरी होती है, वासा रेक्टा,
देखना डायग्राम में बना होगा, बट मैंने यहाँ नहीं बनाया क्योंकि आप गचड़ पचड़ हो जाता है ना, मिक्स कर जाता है सब कुछ। अभी सवाल पूछा जाएगा, आगे बताऊंगा कि पैरेलल ब्लड वेसल पैरेलल टू हेनले लूप इज कॉल्ड एज वासा रेक्टा। हेनले लूप HL। सर इसकी वजह से जाता है या इसकी वजह से ही जाता है। मैडम मैकेनिज्म बताएंगे, पहले आप स्ट्रक्चर पढ़ें। यूरिन फॉर्मेशन में बताया जाएगा कि कहाँ पानी अपने से जाता है, कहाँ कंडीशनल जाता है। सारा कुछ बनाना है सर, उनकी बनाने दो आपकी। हाँ, मुसीबत है कि आप लोग ग्लोमेरुलस नहीं बना पाते। आसान है सर, क्या हो रहा है? दो दिन पैनिक हुआ है। आगे पता चला आपको। अरे बेटा कोई नहीं, कैसे भी बना लो, मुझको घुमा लो, घुमा दूँ, पकड़ मुंडी लटकानी है। चलो बन गया। पूरा ही बना रहे हैं सर, पूरा बना रहे हैं। एक तो बनाए हो कल, सर पीछे के लिए बस ये एक्स्ट्रा वाले बना लो, बना रहे हैं। वो 3 गोले और ये। पैर। वही बनाना है इसलिए आपने। हाँ हाँ बेटा, ब्लड कैपिलरी, ग्लोमेरुलस की ब्लड कैपिलरी है। ये कल बनाई नहीं थी लास्ट क्लास में तुमने? हैं? नहीं बनाई थी? नोट कराऊं?
तुम्हें ठंडे लग रही हैं तो अंदर स्वेटर क्यों पहन गई हो? यहाँ से अंदर, अच्छा ऐसे बाजू बाजू है, ये काम बढ़िया है। कॉलर लगवा लो। मैं तो हाँ, एक प्रोफेसर साहब थे, उनके पास क्या कहते हैं कोट पैंट बहुत थे, क्या कहते हैं शर्ट वो नहीं पहनते थे, अंदर केवल वैसे वो ढक के रखते थे, ऊपर से वो कई कॉलर बदल लेते थे बस। हाँ यही है पोलो टाइप। ये पोर है ना, ये जो पोर है इसी से बना है। एग्जाम्पल नहीं, उसका नाम है, वो पैर के शेप का होता है, शेप ही हमारे पैर की तरह होता है, एग्जाम्पल नहीं है, वो पैर के शेप का होता है, हाइपोथेटिकल कुछ नहीं है, रियल है। हो गया, नोट कराऊं विशाल, नोट कराऊं? हो गया, चलो चलो लिखो लिखो। देखो, द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद layered cup-like structure called Bowman capsule. Called Bowman capsule. B-O-W-M-A-N. Bowman's capsule. लिखना. Which enclosed 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 glomerulus आगे लिखना glomerulus are collectively called as Malpighian capsule, इसे Malpighian बॉडी भी बोल सकते हो, Malpighian कैप्सूल, मैंने बोर्ड पे लिखा है Malpighian कैप्सूल, और ओ continue further to form highly coiled structure, highly coiled structure called as PCT. Called as PCT. PCT मतलब पता ही lumen of PCT. स्टार बना लो चाहिए इसे. Lumen of PCT is brush bordered
and increases surface area for reabsorption. रीएब्जॉर्ब, फुल स्टॉप, हो गया। आगे लिखना, नहीं ऐसे, PCT is followed by a hairpin like structure, hairpin like structure called as descending arm of Henle loop descending arm of Henle loop is permeable for water permeable for water and ascending arm is permeable for salt। लेकिन बेटा अपोजिट के लिए इम्परमेबल है, डिसेंडिंग आर्म वाटर के लिए परमेबल है, सॉल्ट के लिए इम्परमेबल है। ये असेंडिंग वाली सॉल्ट के लिए परमेबल है, वाटर के लिए इम्परमेबल। ये अंडरस्टूड है कि अगले के लिए इम्परमेबल होगी। अगले देखिए, Henle loop inside for water reabsorption and concentration of urine, reabsorption of water reabsorption and concentration of urine so it is helpful in water conservation in body, water conservation in body, water को बॉडी में कंजर्व कर लेता है, स्टोर करता है, वाटर कंजर्वेशन इन वापस बॉडी में लेकर जाता है। सो दोबारा Henle loop of desert animal like kangaroo rat, KANGAROO, kangaroo rat, kangaroo rat, like kangaroo rat is longer. Again, longer than other animals. The longer the longer. अब आगे लिखो, ascending arm of Henle loop leads in coiled tubules called as DCT, distal convective tubule. Distal convective. आगे लिखना
straight, open into straight. U called as connecting duct. Connecting. फिर एक बात और बताएं, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपको बता दूं, इधर देखो ना, जैसे ये कलेक्टिंग डक्ट एक आ रही है, एक कलेक्टिंग डक्ट ये आ रही है, इधर है, इधर देखो, ये दोनों बेटा धीरे से आकर के यहाँ अगर आप ध्यान से देखो एक कॉमन ट्यूब है जो खुल जाती है, इसका नाम होता है डक्ट ऑफ बेलनी। डायग्राम में मत बनाना, मैं लिखवा दूँ डायग्राम कहाँ आप बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं डक्ट ऑफ। और ये जो डक्ट ऑफ बेलनी होती है ये क्या करती है, जो माइनर कैलिक्स है, माइनर कैलिक्स में खुलती है, माइनर कैलिक्स है रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस से यूवेट्रस होते हुए बाहर निकलना है। लेकिन इंसाइटी में डक्ट ऑफ बेलनी का नाम नहीं लिखा है, इंसाइटी में सिर्फ इतना लिखा है कि एक से ज़्यादा जो कलेक्टिंग डक्ट है वो रीनल पेल्विस में आ जाते हैं थ्रू कैलिक्स, बस इतना लिखो। ये लिखवा दो क्या होना, हाँ मिल जाती मिलती आती मिलती है तो फिर आगे लिखो। 2 or more than 2 collecting duct for duct of Bellini. बेटा Bellini स्पेलिंग देखो क्या है, DE duct of this duct नहीं अलग this ऊपर वाले को डिलीट कर दो या हमारी मर्जी से कंटिन्यू करो। ओपन इन रीनल पेल्विस थ्रू रीनल पेल्विस PELVIS पेल्विस थ्रू कैलिक्स। अगर कैलिक्स लिखना है तो एस हटा के CES हो गया बेटा। अब एक बात मुझे बताना है, जो इफरेंट आर्टियोल आती है आपको यहाँ बताया गया है कल के डायग्राम में, ये इफरेंट है इफरेंट बताया गया। इफरेंट आर्टियोल और एफरेंट आर्टियोल देखो बेटा, एफरेंट आर्टियोल है वो ब्लड को लेके आ रही है, इफरेंट आर्टियोल जो वो ब्लड लेके जाएगी, यही होता है ना। लेकिन बेटा जो इफरेंट आर्टियोल हमारी होती है वो ग्लोमेरुलस से निकल करके जब बाहर आती है तो नीचे जा करके इसी रीनल ट्यूब्यूल में ऐसे लिपट जाती है, ऐसे लिपटती है। इसको डायग्राम बनाना हो कि यहाँ ऐसे आएगी, यहाँ से जैसे ट्रांजिशन आएगी ऐसे लिपटेगी, लिपटने के बाद ऐसे पैरेलल ट्यूब बन के चली जाती है ऐसे। ये जो पैरेलल ट्यूब आती है ब्लड वेसल की, इसे कहते हैं वासा रेक्टा। और ये वैसे इसका कॉमन नेम क्या होगा, पेरी ट्यूबुलर ब्लड वेसल। पेरी ट्यूबुलर ट्यूब के चारों ओर लिपटी हुई नाम होता है पेरी ट्यूबुलर। और लेकिन वो पेरी ट्यूबुलर ब्लड वेसल जब हेनरी लूप के पैरेलल चलती है जिसका नाम हो जाता है वासा। नोट कराएं, इफरेंट आर्टियोल ऊपर लिखा है, मैं लिख दे रहा हूँ। Efferent arteriole
emerging from glomerular, emerging निकलना, emerging from glomerular wrapped around renal tubule, wrap मतलब लिपटना, renal tubule called as peritubular blood vessel, peri, P-E-R-I, T-U-B-U-L-A-R, peritubular blood vessel called as peritubular blood vessel. वो तो हम कहाँ से बताओ, कहाँ से लिंक खत्म होगा? Wrapped around renal tubule called as peritubular blood vessel. Peritubular blood vessel. आगे लिखना, चार पॉइंट बना के blood vessel or blood capillary, blood vessel or blood capillary is parallel to Henle loop, blood vessel or blood capillary is parallel to Henle loop called as vasa recta, called as vasa recta, called as vasa recta. क्या कहेंगे इसे? vasa recta, vasa हो गया, V-A-S-A-R-E-C-T-A, vasa recta, recta हो गया. ये तो हो गया बेटा डायग्राम, बट एंजाइटी यहाँ पे आप क्लोज कर देते हैं. मैं क्लोज नहीं करूँगा, मैं आपको बताऊँगा टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन. कैसे बनाओ टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन? There are showing two types of nephron. Two types of nephron. Following two types of nephron. पहला cortical nephron. Cortical nephron. Cortical nephron. इसमें 80 to 85% of total nephron. टोटल नेफ्रॉन के 80 से 85% के लिए आगे इन दिस Henle loop is short. Henle loop is short, छोटा होता है. Henle loop short हो गया.
हेनरी लूप बिल्कुल छोटा होगा, कॉर्टेक्स टू क्लोज रहेगा। ठीक, अब दूसरा पॉइंट इसका, हाँ दो लाइन मेडलरी नेफ्रॉन, इट इज 15 to 20% ऑफ टोटल नेफ्रॉन। Henry loop is long and presenting renal medulla and presenting